करी है किसानी सैया दूर से निहारब हम, धूल माटी देही आगे अचरा से झारब हम। देखिए, आज का चैप्टर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंतर्गत जानना है हमको वैश्वीकरण है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, लोग कैसे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की अपेक्षा किस प्रकार है, ये चीज हमको देखना जरूरी है। सबसे पहले आता है वैश्वीकरण। शब्द से ही लोगों को पता चल रहा है कि वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। सबसे पहले जानना है कि वैश्वीकरण क्यों जरूरी है। वैश्वीकरण इसलिए जरूरी है कि ताकि एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों के संपर्क में आ सके और दूसरे देशों के लोग हमारे संपर्क आ सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैश्वीकरण पर अग्रसर हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के विषय में, इसका परिभाषा अगर लिखना रहे तो हम कह सकते हैं वैश्वीकरण का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है। यानी कि विश्व के अर्थव्यवस्था में हमारी देश की अर्थव्यवस्था किस रूप में काम कर रहा है, इस प्रकार से पता चल जाएगा कि देश दुनिया में लोगों की अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार के पहचान बन पा रहा है। लोगों का ज्यादातर जो संपर्क जुड़ता है वैश्वीकरण के द्वारा, और इसका अंतर्गत आता है पूंजी, पैसा यानी रुपया पैसा भी लोगों का आदान प्रदान होता है। एक देश से दूसरे देश में खर्च करते हैं और हम दूसरे देशों से भी अपने पैसा लाते हैं। अब भारत के लोग तो खास तौर पर देखा जाता है कि नजदीक संपर्क में ज्यादा आते हैं, इसके लिए भी लोगों का ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, प्रवाह होता है। यानी कि जब पैसा रहे तो दूसरे देशों में भी हम पूंजी निवेश कर सकते हैं, तो पैसा भी होना जरूरी है। वैश्वीकरण में पैसा का ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। विश्व स्तर पर हमारी देश की इनकम क्या है और दूसरे देशों के अपेक्षा हमारा आय का स्रोत क्या है, जरिया क्या है। बहुत सारे देशों में कृषि नहीं होता, तो वहां की अपेक्षा हमारा कृषि किस प्रकार काम करता है, ये सब देखा जाता है। और वैश्वीकरण के द्वारा एक देश वैश्वीकरण के द्वारा एक देश यानी दूसरे देशों के संपर्क में जो लोग हैं या फिर सामान है आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करने पर फिर वो क्या करता है, लोगों से सेवाओं का भी तालमेल बैठा लेता है। यह भी देखा गया कि वैश्वीकरण में जो है मुल्क एक देश के लोग दूसरे देश के संपर्क में आते रहता है। जैसे भारत सरकार और अमेरिका की सरकार, चीन सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार, भारत सरकार तरह तरह के चीजों का समन्वय करते रहा है। खास तौर पर यह भी देखना है हमको कि चीन सरकार जो है कम दामों पर सामान बनाती है और कम दामों पर बेचती है। भारत का सामान खरीदिए तो टिकाऊ तो होगा लेकिन गारंटी नहीं रहता है, लेकिन चीन की सरकार का सामान टिकाऊ नहीं रहता, उसको ज्यादा देर टिकने की जरूरत नहीं है, कम दाम में उपलब्ध हो रहा है। अभी देखिए ना दीपावली के समय छुरछुरिया फुरफुरिया जो बना दिया है, भुकभुकिया चुकभुकिया सब एकदम कम दाम में उपलब्ध हो गया है, जो चीन की देन है। और ये चाइना जो है बहुत टेक्नोलॉजी के मामला में आगे है। खास तौर पर जापान देखा जाए, जापान भी अपने काफी हद तक ऊपर हो गया है, एकदम छोटा देश लेकिन विकसित काफी हो चुका है। ये हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश के संपर्क में दूसरा देश कभी आ जाता है। देखिए विश्व स्तर पर जो है, विश्व स्तर पर तीन बातें आई है उभर कर। पहला निजीकरण, दूसरा उदारीकरण। क्या क्या है, पहला देख लीजिए, पहला निजीकरण और दूसरा उदारीकरण। निजीकरण में खास तौर पर देखा जाता है कि निजी पर जो है कोई खास व्यक्ति के क्षेत्र में होगा, खास लोग ही काम करेगा, उस पर खास लोगों का अधिकार होगा, उस पर जो है काम निजी लोग ही करता है। निजी क्षेत्र के द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों
पर क्या रहता है, पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करता है और प्रबंधन करने का भी प्रयास करता है। खास तौर पर देखिएगा कि जो सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम रहता है वह किसी प्राइवेट व्यक्तियों को दिया जाता है ताकि वह क्या कर सके, अच्छे ढंग से काम कर सके। सरकारी काम में सरकारी हाथ मार दिया जाता है। जैसे रोड बनाना है तो 4 इक्का माल देना है तो 2 इक्का में दे दिया, बालुए ज्यादा रख दिया। ये सब खास तौर पर देखा जाता है हो रहा है सरकार के कामों पर। लेकिन निजीकरण क्षेत्र में जो करेगा, अगर प्राइवेट आदमी को दे दिए तो प्राइवेट आदमी पैसा ज्यादा लेगा लेकिन काम वह सही करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे स्कूले कॉलेज में, सरकारी स्कूल कॉलेज का जो है सिस्टम है कुछ और है और प्राइवेट कॉलेज का सिस्टम कुछ और है। काम तो हो रहा है दोनों जगह, लेकिन सरकारी कॉलेज में समय से और जल्दी हो रहा है काम, प्राइवेट कॉलेज में घिसियाएगा लटकाएगा। ये सब देखा जाता है कहां पर, निजीकरण क्षेत्र में। भारत सरकार इसको अपनाने का काम 1991 में किया था। बात आते हैं अब उदारीकरण का। उदारीकरण मतलब ये नहीं कि उधार दे देना। उदारीकरण के अंतर्गत बात जो आती है सामने, कर सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक, मान के चलिए अभी भारत सरकार बिना मतलब के टैक्स लगा दिया है जो उस चीज पर, जैसे गाड़ी का चलान में वृद्धि कर दिया, पेट्रोल डीजल का कीमत कर दिया, मतलब बिना काम के ऐसा ऐसा टैक्स लगा दिया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यह भी देखा गया जब एक बार पूछा गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कि मैम प्याज का दाम इतना क्यों बढ़ गया, तो बोले कि मैं प्याज नहीं खाता हूं, देखिए हम जीवित है कि नहीं, क्या जरूरी है प्याज खाने का। अगर अभी पूछा जाए कि मैम कॉपी कलम किताब का रेट बढ़ गया, सीधी बात कह देगी कि देखिए हम पढ़े लिखे नहीं तो हम मंत्री बन गए। ऐसा ऐसा नेता सब पैदा ले लिए उकाठू सब, जगह कोई हर हिसाब किताब नहीं है। तो इसलिए जैसे लाइसेंस में भी पर लगा दिया, कोटा में लगा दिया। इस नियम को जो है भारत सरकार 1991 में लिया, अपनाया। उदारीकरण को भी और निजीकरण को भी एक साथ ही लिया है। दोनों चीज को जब मिला के देखा गया, दोनों का क्या परिणाम आया, यह दुष्परिणाम जो है दोनों का परिणाम एक उभर के आया, तब ये बातें सामने आई। वैश्वीकरण, क्या, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, निजी क्षेत्र और उदारी क्षेत्र, यानी कि वैश्वीकरण जो हुआ किससे हुआ, तो निजीकरण और उदारीकरण के जो समन्वय हुआ उसी में देखा गया कि निजीकरण और उदारीकरण की नीति जो है परिणाम विश्व के कारण के रूप में दुनिया के समक्ष एक अलग भूमिका प्रदान कर रहा है। तब जाके ये क्या निकला, वैश्वीकरण आया। यानी पूरे दुनिया में, ऐसे तो दुनिया एक गो है, लेकिन हिस्ट्री में जहां तक कहा जाए तो 3 गो दुनिया बन गया। एक अमेरिका के साथ जितना गुट रहा वह पहली दुनिया, रूस के साथ जो आदमी रहा, जितने भी देश रहा, दूसरी दुनिया। जब पूछा गया नेहरू जी से आप पहली दुनिया है कि दूसरी दुनिया, निकले बड़ी होशियार, कहा हम है तीसरी दुनिया। तो ये सब बातें आते रहता है। सुख दुख बांटब हम साथ में, रही हाथ सजन के हाथ में। वैश्वीकरण जो बताए थे अभी, निजीकरण, उदारीकरण, ये दोनों के बीच की कड़ी आता है वैश्वीकरण। निजीकरण उदारीकरण के बीच की कड़ी क्या होता है, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण हम समझ चुके हैं। अब देखेंगे वैश्वीकरण के कुछ अहम अंग है। वो अहम अंग क्या क्या है, देखिए पहला अंग आता है आपका व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोध की कमी। ये जो है व्यवसाय संबंधी व्यापार का अवरोध कमी, जैसे एक कंपनियां दूसरे देशों में अगर कोई सामान भेजती है या खरीदती है, उसको ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और हमारे देश के भी अगर कोई सामान खरीदा जाए तो उस पर ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जिसके कारण होता क्या है कि जो बीच की सीमाएं हैं वहाँ पर कम अवरोध उत्पन्न होकर के, कम बाधाएं उत्पन्न होकर के सामान आसानी से एक देश से दूसरे देशों में चला जाता है। यह होता है, और इससे भारतीय कंपनियों को भी
अधिक मुनाफा होता है। दूसरी आता है आपका पूंजी का निर्बाध प्रवाह, यानी अच्छा खासा पैसा भी देखने को मिलेगा, ढेर टका कमा लेगा। जैसे कि देखिए भारत के लोग अलग अलग देश में जा करके अच्छा खासा पूंजी जमा कर रहा है। इसका मेन मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, और वो जा करके पैसा कमा भी रहा है। तो क्या हुआ, वहां पूंजी का निर्बाध प्रवाह किया। अब देखिए पहले एक समय था जब भारत को अंग्रेज गुलाम किया। आज भारत मुल्क के लोग जो है अलग अलग देशों में एकदम देश स्तरीय नेता के रूप में बने हुए हैं। जैसे देख लीजिए भारत के ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और एकदम विकसित देश अमेरिका के देख लीजिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कहा जाता है, कई सारे देशों में भारत के लोग अभी भी क्या है, बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं। ये भी समय आ गया। अब प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, यानी कि भारत की कंपनियां भी दूसरे देशों में जाकर अपना क्या कर रही है, काम रोजगार दे रही, वहां के लोगों को काम देने का कर रही है, और तरह तरह के फैक्ट्री भी बैठा रहे हैं, और उस फैक्ट्री के माध्यम से लोगों क्या कर रहा है, काम में जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम बता रहे तो प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। अभी हाल फिलहाल में ही भारत सरकार दुबई के सरकार से मिले, ब्रिटेन के सरकार से मिले, G20 मीटिंग जो हाल फिलहाल बुलाया गया था, तो उसमें बहुत सारे बातों पर फोकस हुआ। बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री से मिला गया। कनाडा के सबसे 10 सुपर पावर में देखा जाए तो कनाडा बहुत अच्छा देश है, सरकार से ज्यादा लोगों का मतलब नहीं है, एक एक आदमी के पास जमीन हेक्टेयर में है, भैंसी उसी काफी पालता है, यानी खेती से संलग्न वो देश है। ओकरा बात न देखिए, इस श्रम का निर्बाध प्रवाह एकदम ठेठ में क्या कहे, किसान मजदूर लोग जो है खेती गृहस्थी करता है, न बकरिए पाल लिया, भैंसिए पाल लिया। अब भारत के लोग क्या करेगा, नहीं है काम रोजगार, तो भैंसिए पाल करके खूब पैसा कमा रहा है। बकरी पालन, भेड़ी पालन, मुर्गी फार्म, मछली पालन, ये सब करके लोग क्या कर रहा है, अपना श्रम का निर्बाध प्रवाह कर रहा है। ओकरा बाद देखिए ना फिर क्या कह रहा है, पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, यानी कि पैसा के जो है एकदम बदल रहा है। कभी 10 रुपया था आज 100 रुपया हो रहा है। ये सब देखने को मिल रहा है, किसके बदौलत, वैश्वीकरण के बदौलत। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो हम विश्व की सामान अपने देशों में देख नहीं पाते, और विश्व हमारा सामान देख नहीं पाता। हालांकि ये सब अंग्रेज तो किए थे, लेकिन इस जो अभी जैसे विकसित है पहले ऐसा विकसित नहीं हुआ था। यह भी देखने को आ गया, पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील, तो ये भी बदल रहा है, कोई दिक्कत। फिर देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो अपना उत्पादन दूसरे देशों में फैक्ट्री बैठा करके उत्पादन कर रहा है। क्या कर रहा है, दूसरे देशों में, एक देश के अलावा दूसरे देश में। जैसे कुछ कंपनियां नेपाल में खोल दिया, कुछ चाइना में खोल दिया, कुछ भूटान में, ताइवान में, अलग अलग देशों में खोल करके क्या कर रहा है, वहां पर लोगों को रोजगार, काम रोजगार दे रहा है, और उस वस्तु का उत्पादन करके वहां के आवश्यक वस्तुओं को दे रहे हैं, जो व्यक्ति को आवश्यकता है उनको पूरा करने काम करे। और हम लोग भी दूसरा देश खरीदते हैं, हम लोग तो सबसे ज्यादा चाइना के सामान खरीदते हैं। भारत के ज्यादा खरीदता है, दाल चावल आया था चाइना से पूरा, तो सब लोग वही खाता। ये भी देखने को मिल रहा है। तो कह रहा है एक देश से अधिक देशों में नियंत्रण या अधिकार करती है। बात सही है कि जब अंग्रेज आया था, अंग्रेज तो बहुत कम आदमी लेके आया था, लेकिन भारत में इतना बड़ा बड़ा रियासत था, उसको फिर भी घेर लिया। कैसे, अंग्रेज बुद्धि के बहुत माजल खिलाड़ी थे। अब भारत के लोगों के पास उतना बुद्धि नहीं था, लेकिन अब ना कहे तो भारतीय खुद होशियार निकल गया है, एक से एक बढ़ करके काम कर रहा है। अभी हाल फिलहाल देखिए कि चंद्रयान 3 मतलब सफलता मिला लेट से ही, तभी जो हम लोग मोबाइल चला रहे हैं क्या मारे वगैरह वगैरह कंपनी सबके। तो देखिए जैसे मैं था फोर्ड, सैमसंग मोबाइल, कोका कोला, नोकिया, और बहुत सारा कंपनियां हैं जो क्या कर रहा है, विश्व स्तर पर अपने सामानों को देने का काम कर रही है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर कल बताया जाएगा। हाँ,